चाय बनाएंगे आराम से यार। दो लिया, एक ही लिए क्या गरीब। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गुड मॉर्निंग प्रिंस, गुड मॉर्निंग बेटा। हर्षित वीडियो ऑन कर। ऑन कर ले, चांटे पड़ेंगे भी तेरे, ला पागल। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। गुड मॉर्निंग फतेह, गुड मॉर्निंग फतेह। फतेह नहाया नहीं ना तू आज? पता है मेरे को। गुड मॉर्निंग हर्ष। खुशी प्रजापत, हर्ष वीडियो ऑन करो अपनी। हाँ बकवास कर रहा है क्या ज्यादा? हैं ऐसे बेटा तू आज तेरे को दिखाऊंगा। हाँ सुन ले, आज बाकी के बच्चे कहाँ हैं? अभी तक कैसे नहीं आए? हैं मरमरा तो नहीं गए कहीं? ओह खुशी प्रजापत, चश्मेश बेटा बाकी के बच्चे कहाँ हैं आज? क्या जलमहल चले गए क्या सबके सब? हैं जलमहल आमेर में गिरी है बिजली भी। चलो देखो कोई बात नहीं है, बाकी के लोग तो इधर देखो। बेटा आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? प्रॉपर्टीज चल रही थी अपनी, है ना। प्रॉपर्टीज में मैंने तुम लोगों को वैलेंसी बता दी थी, है ना। और वैलेंसी के बाद में साथ में मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि वैलेंसी के अलावा और क्या बताया था बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी बता दिया था। आज अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में बच्चा? आज अपन डिस्कशन करेंगे साइज ऑफ एटम के बारे में। किसके बारे में? नई प्रॉपर्टी आ रही है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम या फिर इसको एटॉमिक साइज कह लो, है ना। एटॉमिक साइज कह लो या साइज ऑफ एटम कह लो, ठीक है। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिखाई दे रहा है। तो साइज ऑफ एटम में क्या होता है बेटा? अपन यहाँ पे बात डिस्कशन करेंगे टॉप टू बॉटम का और बॉटम और लेफ्ट टू राइट का। सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसका बेटा? लेफ्ट टू राइट का, कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है साइज ऑफ एटम में, लेफ्ट से राइट, है ना। तो अपना वही एक एग्जाम्पल है, अपन कोई भी एक पीरियड उठा लेते हैं, ठीक है। मान लो सपोज दैट मैंने पीरियड उठा लिया कौन सा? सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, ऐसे मैंने उठा लिया, ठीक है। ऐसे मैंने उठा लिया और उसके बाद में पास्कल और के का तो सल्फर ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ऐसे उठा लिया मैंने, ठीक। अब ये करने के बाद में क्या करना है मुझे बच्चा? देखो इधर ध्यान दो। मैंने ये कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। भाई सेम ही चीज चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज चल रही है, कोई अंतर नहीं है। जो मैंने सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात की, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। 11 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होगा? 2,8,1। इसका क्या होगा? मैग्नीशियम का 2,8,2। इसका होगा 2,8,3। सल्फर का जो होता है नाम गालसी पास, है ना, इसका होगा एटॉमिक नंबर सल्फर का होता है 13, 14, 15, 15 होता है। पास्कल नहीं 16 होता है, सॉरी 16 होता है। तो ये हो जाएगा 2,8,6 और इसका 17 होता है तो 2,8,7, है ना। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सब कुछ बता रखा है तुम लोगों को।
भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया, ये सारी चीज मैंने तुम लोगों को बता रखी है। इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना अगर किसी ने कोई लेक्चर नहीं लिया हो तो, ठीक है। मैंने सारी वीडियो उसके अंदर भी अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर भी। तो सोडियम का मैंने देखा तो 2,8,1 आया है ना। तो अब देखो ढंग से देखो तो इसके अंदर कितनी ऑर्बिट आ रही है बेटा, 3 ऑर्बिट है, एक फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन है। ढंग से देखो इसके अंदर कितनी ऑर्बिट है, कितने कक्षा कोश हैं, 3 कक्षा कोश हैं इसके अंदर। इसकी अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो इसके अंदर भी 3 कक्षा कोश हैं, मतलब 3 ही ऑर्बिट मैग्नीशियम के अंदर है। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करूं तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर भी 3 ऑर्बिट है। फिर उसके बाद में मैं इसकी सल्फर की बात करूं तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही है। अगर क्लोरीन की बात करूं तो इसके साथ भी वही वाली कंडीशन है। तो यार यहाँ पे एटम की साइज के साथ में क्या पंगे हो रहे हैं, यहाँ पे तो एटम की साइज सब जगह सेम ही आ रही है भाई। इसमें भी 3 ऑर्बिट, इसमें भी 3 ऑर्बिट, इसमें भी 3 ऑर्बिट, इसमें भी 3 कक्षा कोश और इसमें भी 3 कक्षा कोश। तो टॉप टू बॉटम वो सॉरी लेफ्ट से राइट जाने पर तो ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन बेटा होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपकी एटॉमिक साइज है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपकी एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज मतलब परमाणुीय आकार, जो परमाणु आकार होता है वो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब वो रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। भाई पहली चीज तो अपन यहाँ पे अगर देखें तो सबकी एटॉमिक साइज जो है वो सेम नजर आ रही है, बस उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ना वो कम नजर आ रही है। तो ढंग से देखो कि यहाँ पे अगर मैं पहली वाली ऑर्बिट में देखता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो तो 2 है, फिर 8 है, फिर 2 है, ठीक है। लेकिन ऑर्बिट तो टोटल सब में 3 ही है ना, और ऑर्बिट के अकॉर्डिंग आकार का पता चलेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनका एटॉमिक साइज सबका क्या है, सेम है। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, परमाणु आकार क्या होता है, कम होता है ना, डिक्रीज होता है। तो यार इसमें फिर क्या पंगा है, तो यहाँ पे ढंग से देखना इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यह है कि बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्यों, रीजन क्या है इसका, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फोर्स है ना, मतलब प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो नाभिक के बीच में जो बल लगेगा, न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहां ढंग से देखो कि इसके आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। कौन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ देने लेने का खेल नहीं चल रहा है, यहाँ केवल एटम की साइज के बारे में पता कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वैलेंसी के लिए होता है। जब भी आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी होती है तो आप लोग वहां पे देने और लेने का खेल चलाते हो, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो पहले तो ये समझो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर कम से कम 11 प्रोटॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये 11 प्रोटॉन या बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन को ये 11 प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे 12 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, बाकियों को भी अट्रैक्ट तो करेंगे। मतलब इसके अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको भी अट्रैक्ट करेंगे। मैं केवल आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं, मतलब बाह्यतम कक्षा कोश की बात कर रहा हूं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, 12 प्रोटॉन। इन 3 इलेक्ट्रॉनों को कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर की तरफ कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहां पे होगा या सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यहां पे होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा क्लोरीन वाले मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन इसके अंदर मौजूद है। तो ये 17 प्रोटॉन इन 7 इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी ज्यादा हो गई यहाँ पे। समझ में आ रहा है? जब आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे चारों तरफ से, तो क्या होगा, वो साइज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब जो साइज है, जो उसका परमाणु का जो आकार है वो क्या होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स जनरेट होता है। बोले तो प्रबल नाभिकीय बल जो है वो लगता है। प्रबल नाभिकीय बल जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। कि भाई यहां पे तो क्या हो रहा है, 11 प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ पा रहा है।
11 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लग रहा है, ठीक है, जो वो इतना ज्यादा नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 12 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। और यहां पे बात करूं तो यहां पे 17 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक बल लगाया जा रहा है, एक फोर्स लगाया जा रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। इस वजह से एटम का साइज जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो इतनी चीज समझ में आई क्या सब लोगों को? चलो जल्दी से कैप्चर करो इसको। एक मिनट उल्टा लिखवा दिया यार मैंने। एक मिनट रुको, मैंने देखा इंक्रीज लिखवा दिया मैंने। कैप्चर कर लो इसको। हाँ सही लिखवाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करें आगे। कैप्चर कर लिया, कैप्चर कर लिया, मिटाने जा रहा हूं, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? टॉप टू बॉटम की। मतलब एटॉमिक साइज के अंदर ही अपन बात कर रहे हैं बेटा किसकी? टॉप टू बॉटम की। किसकी बात कर रहे हैं? टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है बेटा? टॉप टू बॉटम में मैं वही पहला पीरियड ले लेता हूं या सेकंड पीरियड ले लेता हूं, कोई इशू वाली बात नहीं है, है ना। पहले वाले पीरियड की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, सॉरी पहले वाले ग्रुप की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, फिर सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। डोवेराइना ने भी यही बताया था, उसके बाद में न्यूलैंड आए उन्होंने भी यही बताया, उसके बाद में आपके मेंडलीव आए उन्होंने भी यही बताया कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, क्या सिंगल पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका एटॉम, उन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी? टॉप टू बॉटम की। तो टॉप टू बॉटम में मैं पहले वाला ग्रुप ले रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 ले रहा हूं। क्या है बेटा पहला वाला ग्रुप? हेलिना ने की रब से फरियाद, तो हेलिना के रब से फरियाद, है ना। तो ये मैं 3 ही एलिमेंट ले रहा हूं। तो देखो सोडियम का क्या होता है बेटा? 11 होता है। पोटेशियम का क्या होता है? मे बी 19 होता है ना। पोटेशियम का शायद 19 ही होता है ना, हाँ। और उसके बाद में क्या कहते हैं अपन? हेलिना के तो 2 8, उसके बाद में ऑर्गन के का ठीक है, के हेलिना के रब। तो इसका 1 होता है, देन लिथियम का 3 होता है, देन सोडियम का 11 होता है, उसके बाद में पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है। और उसके बाद में इसका होता है आपका कितना? 19 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, तो 18 दूनी 36 37। रुबिडियम का 37 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके इनके ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रुबिडियम को हटा दो, लिथियम की बात कर रहे हैं पहले। लिथियम का कितना होता है आपका? 3 होता है, ठीक। चलो देखते हैं बेटा लिथियम की। अगर मैं बात करूं पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो 2,1 आएगा नहीं आएगा? अगर मैं सोडियम की बात करूं तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां ढंग से देखना कि अगर मैं यहां पे देखता हूं लिथियम के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर केवल 2 ही ऑर्बिट है भाई। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद में सोडियम की बात करूं तो सोडियम के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा? इसके अंदर टोटल 3 ऑर्बिट है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने पोटेशियम की बात की तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पे ऑर्बिट की क्वांटिटी बढ़ी? मतलब यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर ऑर्बिट की क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब कक्षा कोशों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन यार इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग अनुमान नहीं लगाया जाएगा, है ना भाई। मेरे को दिख तो रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बोले तो परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन उसका रीजन ये नहीं है क्योंकि कि इसमें ऑर्बिट बढ़ रही है, नहीं। उसका रीजन ये है, देखो ढंग से, यहां पे बेटा क्या है? 3 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। भाई प्रोटॉन तो अंदर की तरफ है भाई, जो केंद्रक है उसके अंदर प्रोटॉन होगा
और उसके बाहर की तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मतलब इन तीन प्रोटोनों को इस एक इलेक्ट्रॉन, तीन प्रोटोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रखा है। सही है गलत है? अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे 11 प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। भाई अंदर न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा तो यहां पे 19 तो क्या है आपके पास में प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे डिस्टेंस कम है, यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है और यहां पे डिस्टेंस और ज्यादा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम आएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे बेटा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे डिस्टेंस जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्या बोलो, डिस्टेंस जो है क्या वो इंक्रीज होती जाएगी। जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज हो रही है, जैसे दो चुंबक हैं, दो मेरे पास में मैग्नेट है, मैग्नेट को मैं पास में लेके आया है ना, तो अट्रैक्शन होगा उसके अंदर, है ना, अपोजिट पोल है। अगर मैं मैग्नेट को जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा क्या जितना पहले हो रहा था? बोलो, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा क्या जितना पहले हो रहा था? नहीं होगा। तो वैसे वैसे ही अगर मैं इसको, इसकी ऑर्बिट को बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा तो बढ़ाने के बाद में ये जो प्रोटॉन है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर उतना फोर्स लग पाएगा क्या जितना इसके अंदर लग रहा है? भाई जितना फोर्स इसमें लग रहा है उतना फोर्स इसमें लग पाएगा क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में? नहीं लग पाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने से जो न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस फोर्स जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब केंद्रीय बल, क्या परमाणु का केंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जब केंद्रीय बल डिक्रीज होता जाता है, जब आपका नाभिकीय बल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, बोले तो एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी आपकी, बोले तो परमाणु का आकार क्या होता जाएगा आपका, परमाणु का आकार आपका इंक्रीज होता जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा आपका, इंक्रीज होता है। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो, इतनी चीज समझ में आई क्या? इसको राइट डाउन करो फटाफट, फोटो कैप्चर करो इसकी। मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, एटॉमिक रेडियस, है ना। और एटॉमिक रेडियस के अंदर ही दो रेडियस और होती हैं। अपन बात करते हैं किसकी, एटॉमिक रेडियस। तो भाई सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट, सेंटर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब सेंटर से, बोले तो केंद्रक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोला मैंने, जो आपका सेंटर है, जो आपका केंद्रक है, उससे बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अब ये तीन तरीके की होती है ना, तीन तरीके की होती है, पता नहीं है सिलेबस में है या नहीं है। तीन तरीके की होती है वैसे तो, तुम्हारे आयोनिक रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है और वंडर वॉल रेडियस होती है। कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की। आयोनिक रेडियस जिसको हम आयोनिक त्रिज्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस। दूसरी होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, जिसको आप सह संयोजक त्रिज्या बोलते हैं। और तीसरी होती है आपकी वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। नाम ही याद रखो, काम याद नहीं रखना, ठीक है। क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन क्या बोला मैंने, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सेंटर से बोले तो केंद्रक से बाह्यतम कक्ष के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। तीन तरीके की होती है, एक तो होती है आयोनिक रेडियस, एक होती है कोवेलेंट रेडियस और एक होती है वंडर वॉल रेडियस, है ना। आयनिक रेडियस, आयन की जो रेडियस होती है, आयन बोले तो Na+ हो गया, Cl- हो गया, जो आयंस की रेडियस होती है ना बेटा, उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर पाया जाता है, या जिसके जो मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, बोले तो आयोनिक बंध बन रहा है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो आयोनिक रेडियस कहलाएगी।
अगर मैंने बोला कोवेलेंट रेडियस, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग की वजह से, तो कोवेलेंट रेडियस होगी। और वॉन डेर वाल्स रेडियस थोड़ी सी अलग होती है कि आपके पास में कोई दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के बीच की जो दूरी होती है वो वॉन डेर वाल्स कहलाती है, ठीक है। बाकी तुम लोगों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है इसको, ठीक है, याद करना है बस, ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कैटायन होता है, क्या जो कैटायन होता है, कैटायन बोले तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बोले तो धनायन, धनायन जो होता है वो अपने मूल परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन जो होता है वो मूल परमाणु से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? देखो अभी बताता हूं, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, मतलब जो आपका धनायन है वो अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन, कैटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम, धनायन हमेशा अपने जो उदासीन परमाणु है उससे क्या होता है, छोटा होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो एक बेटा ध्यान से समझना भाई। एक बात बताओ, कैटायन बोले तो धनायन बनेगा कब? भाई सिंपल सी बात है, जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा ना तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे मैं पोटेशियम की बात करूं या सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, वापस से देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका मतलब 2,8,1, मतलब पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। तो अगर इसको ऑक्टेट नियम की पालना करनी है, अगर इसको क्या करनी है बेटा, ऑक्टेट नियम की अनुपालना करनी है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही बाहर वाली जो ऑर्बिट है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसकी ऑर्बिट पहले तो 3 थी, लेकिन अब कितनी बन चुकी है, 2 बन चुकी है। तो यहां पे ढंग से देखो कि भैया ये तो है सोडियम एटम और ये है सोडियम प्लस एटम, ये तो कौन सा है, सोडियम एटम है, Na है, और ये है Na+1 क्योंकि इसकी वैलेंसी +1 है। तो क्या ये धनायन बना, क्या ये कैटायन बना? कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज का होना, तो ये कैटायन बन गया। तो एक बात बताओ, यहां से क्या दिख रहा है तुम लोगों को कि कैटायन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो रीजन क्या दोगे कि कैटायन ऑलवेज भी लेस देन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एटम बिकॉज फॉर गेटिंग इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, वो अपनी स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या कर देगा, इट विल रिमूव इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करने की वजह से ऑर्बिट की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑर्बिट की संख्या कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑर्बिट की संख्या कम होने की वजह से कैटायन जो है वो अपने मूल परमाणु से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में? भाई दोबारा समझो, मान लो सपोज दैट मैंने एक सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम की जगह अगर मान लो मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले 2 आएंगे, फिर उसके बाद में 8 आएंगे और उसके बाद में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो भाई ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये मैग्नीशियम है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहां से। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो Mg के ऊपर क्या रह जाएगा, Mg के ऊपर बन जाएगा +2 चार्ज, क्या बन जाएगा, +2। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिट की क्वांटिटी 3 है, ऑर्बिट की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऑर्बिट कितनी है, यहाँ पे ऑर्बिट 2 है, ठीक है। और एक ये भी बोल सकते हो आप कि इसके अंदर मतलब 12 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, जबकि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, 12 प्रोटॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहे, ठीक है। मतलब यहां पे ये भी बोल सकते हो कि 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। भाई 2 इसके अंदर आएंगे, 8 इसके अंदर आएंगे, 2 इसके अंदर आएंगे, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। तो भाई मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसमें लगेगा, इसमें लगेगा या इसमें लगेगा? भाई सिंपल सी बात है, इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की क्वांटिटी तो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो ये ज्यादा तरीके से उसको खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो उसकी साइज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कैसे भी समझ लो कि भाई यहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी मतलब रीजन क्या क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमूव, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, है ना,
तो उस वजह से आपका कैटायन जो है वो हमेशा क्या होता है बेटा, कैटायन हमेशा क्या होता है, छोटा होता है अपने उदासीन परमाणु से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब होता है बाह्यतम कक्ष या कोश, तो बाह्यतम कक्ष जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। और दूसरा क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल की वजह से भी ऐसा होता है। बोलो आया नहीं आया समझ में? इसको फोटो को कैप्चर करो फटाफट, जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो फटाफट, ठीक है। मिटाने जा रहा हूं इसको। अब एक और क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, एक और क्वेश्चन ये बनता है कि वाई, क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, वाई एनायन, वाई एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। मतलब जो एनायन होते हैं वो न्यूट्रल एटम से हमेशा बड़े होते हैं, क्यों? तो सेम ही रीजन है यार। जब एनायन की अगर मैं बात करूंगा तो एनायन मान लो मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो क्लोरीन के अंदर क्या होगा, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, ठीक है। तो ये बन गया 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी यहां पे आ गया 17 प्रोटॉन और बाहर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ढंग से समझो कि इसके अंदर बाह्यतम कक्षीय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इसने ऐसा किया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो यहां पे पहले देखो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को, 17 प्रोटॉनों ने 17 इलेक्ट्रॉनों को क्या करके रख रखा था, पकड़ के रख रखा था। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 18 हैं। मतलब एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां बन पा रहा था, क्या वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहां पे बन पा रहा है? नहीं। इनमें 17 प्रोटॉनों को 17 इलेक्ट्रॉनों ने बांध के रखा, लेकिन जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली मूव करने की वजह से इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है तो वो रिपेल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे हम रीजन क्या देंगे भाई, सिंपल सी बात है, इसके अंदर रीजन हम ये देंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियस फोर्स। मतलब इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो वीक लगता है कंपेरिजन टू दिस वन। बोलो बेटा यहां तक चीज आई नहीं आई समझ में? बोलो सब लोगों को यहां तक चीजें आई नहीं आई समझ में? ठीक है, चलो राइट डाउन करो इसको फटाफट। मिटाने जा रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4 डन। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, अब अपन बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। प्रॉपर्टी चल रही है बेटा, ये धड़ल्ले से प्रॉपर्टी चल रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। हिंदी में बोला जाता है आयनन ऊर्जा, है ना। आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, आयनन विभव भी बोला जाता है इसको। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, आयनन विभव, ठीक है, या आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कह लो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, है ना, सेम ही है। चलो बात करें इसकी, तो बेटा क्या होती है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, क्या होती है बेटा, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी मैं देता हूं, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन एटम, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एन एनर्जी गिवन टू एटम for removing electron from their isolated
गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम, amount of energy given, amount of energy given for, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, क्या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो जब अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है 1 इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉनों को या 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए, फॉर किसमें से, फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है, मतलब आइसोलेटेड एटम का मतलब हो गया कि आपके पास में कोई तो एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम मौजूद हैं, तो उनमें से हमने कोई एक पर्टिकुलर एटम को बाहर निकाला, उस पर्टिकुलर एटम में से जब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहा हूं, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। समझो इस चीज को कि मान लो आपके पास में कोई तो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एटम कुछ इस तरीके से, बहुत सारे एटम मौजूद हैं और कुछ इस तरीके से उसके अंदर एटम मौजूद हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे अगर इसमें से किसी एटम को चूज करता हूं, मान लो मैंने इस एटम को चूज किया और इस एटम में से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे एटम के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा भाई, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा ना। मुझे इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जब इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे इन सब के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, वो एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ये बोलती है कि पहले तो इसमें से एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को बाहर निकाल लो, पहले तो इसमें से हमने क्या कर दिया, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को बाहर निकाल लिया। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को बाहर निकालने के बाद में इसमें से जो इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है बेटा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोला जाता है। दोबारा समझो कि यह पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में से पहले एक एटम को बाहर निकालो। आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, अकेले एटम को बाहर निकालो, है ना। जब मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम को बाहर निकालूंगा, ठीक है, तब तक मैंने जो एनर्जी दी है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब मेरे पास में यहाँ पे एक एटम आ गया, इस एटम में से अब मुझे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इस एटम में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस 1 को या 2 को या 3 को, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, बोले तो आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एन एनर्जी मतलब एनर्जी का वो अमाउंट टू रिमूव या फिर गिवन फॉर रिमूविंग, अमाउंट ऑफ एन एनर्जी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसमें से, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। बोलो आया नहीं आया समझ में? ठीक है, इसको जल्दी से समझ लो। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करना पड़ता है बेटा, भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। अभी यही पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और जो न्यूक्लियर फोर्स है, क्या, जो न्यूक्लियर फोर्स है या न्यूक्लियस फोर्स जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। भाई इसके बढ़ने की वजह से ही तो परमाणु का आकार डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इसके बढ़ने की वजह से, जो नाभिकीय बल है उसके बढ़ने की वजह से ही तो आपका परमाणु का आकार डिक्रीज होता है। अब परमाणु का आकार क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। परमाणु का आकार डिक्रीज होने की वजह से इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्रतिकर्षण का गुण जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो वो इजीली निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया है। उस बहुत अच्छे बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में? दोबारा समझ लो बेटा, इसको थोड़ा सा फील करवा देता हूं मैं, दोबारा समझ लो इसको, टाइम होने वाला है लेकिन, है ना। क्या फील करवा रहा हूं बेटा, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम में ये हो गया, है ना। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करूं तो ये हो गया। उसके बाद में अपन क्लोरीन ले लेते हैं ना,
क्लोरीन की बात करूं तो ये हो गया, क्लोरीन में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब ढंग से सुनना बेटा ध्यान से, मैंने क्या बोला, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहां से मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। यहाँ पे मुझे किसको निकालना है, यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिखो, एल्यूमिनियम है ये, है ना, और ये मैग्नीशियम है। यहाँ पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। अब यार 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए मुझे इससे ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो 1 ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ पे 3-3 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां से जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मतलब इनके बीच में जो बल लगता है वो इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये सारे रीजन इसके हो सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर। मेन रीजन मैंने आपको फील करवा दिया कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, इसमें से 3 को बाहर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो। यहां पे लिख लेना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आइसोलेटेड गैसियस एटम। जल्दी करो, इसको उतारो फटाफट। फिर उसके बाद में अपन टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, उसके बाद में आज बाइंड अप करते हैं और कल ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो मिटा रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डन। चलो अब बात करते हैं बेटा किसकी, टॉप टू बॉटम की। किसकी बात करते हैं अपन, टॉप टू बॉटम की। टॉप टू बॉटम बेटा, जब आप टॉप टू बॉटम की बात करोगे, टॉप टू बॉटम की बात करोगे तो अपन ने वही लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। लिथियम के पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, सोडियम के पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, लास्ट वाले में 1, और इसके भी यही होता है ना, बस ऑर्बिट की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना कहां ज्यादा आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालना आसान है या इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? बॉन्ड किसमें वीक बन रहा है भाई, इस वाले में बॉन्ड वीक बन रहा है या इस वाले में बॉन्ड वीक बन रहा है, बताओ भाई। आपका पोटेशियम में बॉन्ड वीक बनेगा या लिथियम में बॉन्ड वीक बनेगा? भाई बॉन्ड वीक बनेगा किसके अंदर, आपके पोटेशियम के अंदर। पोटेशियम में बॉन्ड वीक क्यों बना, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा भाई, डिस्टेंस बढ़ी तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और ये जो प्रोटॉन है इनके बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ। तो आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे वो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। भाई इसके बीच में बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो एटॉमिक साइज क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। न्यूक्लियस फोर्स जो है वो वीक होता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होता जाता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज हुई बेटा, क्योंकि यहां पे ये जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। वो फोर्स क्या है, स्ट्रांग है। लेकिन यहां पे बात करूं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वीक है। भाई मेरे को अंदर वाली ऑर्बिट से तो मतलब ही नहीं है ना, मुझे तो बाहर वाली ऑर्बिट से मतलब है, और बाहर वाली ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में और यहां से यहां तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, वीक हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी मुझे यहां पर देनी पड़ रही थी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। कहां से कहां जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर। इसको जल्दी से फटाफट इसको कैप्चर कर लो, टाइम ओवर होने वाला है। बोलो बेटा यहां तक चीजें समझ में आई क्या सब लोगों को? ये थी तुम लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी बची हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बची है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद में तुम्हारी मेटालिक कैरेक्टर बचे हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बचे हैं, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल बची है। मेंडली बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी सारा तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, ढंग से तैयारी करते रहो, जितने भी पढ़ाए हैं वो करते रहो। जो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं उसका रिकॉर्डेड सेशन में डाल भी देता हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देख लिया करो। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।